नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आदि अचिंत और हम उनसे बात करेंगे देश-विदेश की। स्वागत है आपका आदि जी। नमस्कार सर, थैंक यू। साहब ये रफ़ाल को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का ओके मिल गई जी। और हमारी जो सरकार है वो बड़ी बेशर्म होती जा रही। लोग इतनी आलोचना कर रहे हैं, उसके बाद भी साहब डिफेंस प्रोक्योरमेंट बैठाल के और सेक्रेटरी साहब ने उसको सीधे-सीधे ओके कर दी। और अब चली जाएगी ये मंत्री जी के पास और उसके बाद फिर सीसीएस में। ये तो एज़ गुड एज़ थ्रू। मतलब ये क्या हुआ साहब? मिडल फिंगर टू क्रिटिक्स? वेरी बैड। सर एक्चुअली क्रिटिक्स क्या थे सर, वो जो जिस दिन ये पूरा बवाल उठ रहा था, उस दिन मेरे जैसे लोगों को तो कितना ट्रोल करा गया, क्योंकि मैं बोल रहा था भाई ठहर जाओ, जो चीज़ लिखी है वो एक आर्टिकल के अंदर, जिसमें 30 टू 60% ये वो कुछ नहीं लिखा हुआ था। इट इज़ ऑल एक्चुअली बकवास। किसी ने वो आर्टिकल पता नहीं किसने लिखा है, जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि अगर आप इतना पैसे खर्चे कर रहे हो, तो देन यू विल गेट समथिंग। प्लस आपको थोड़ी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि रफ़ाल का क्या-क्या इंडिया में ऑलरेडी चीज़ें हैं, दासों की क्या-क्या चीज़ें हैं। उन्होंने रफ़ाल का पूरा एमआरओ यहाँ पर खोल रहे हैं वो। दे आर टॉकिंग अबाउट M88 इंजन ट्रांसफर, दे आर टॉकिंग अबाउट होल लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर हैं। दैट मीन्स ये रफ़ाल की जो प्लस डील है, ये प्लस सैफरान इज़ आल्सो गोइंग थ्रू। सैफरान साफ़्रन। केवल वो तो मिनिस्ट्रियल कमिटी से भी पास हो गया, अब तो केवल सीसीएस के पास जाना बाकी है। जी। सो साफ़्रन इज़ कमिंग थ्रू इन वो आपका 120 केएन का जो इंजन है आमका के लिए, हुँ, वो भी आ जाएगा। तो हुँ। देयर इज़ अ रीज़न सर, और ये एक एक उसका पूरा बैकग्राउंड था जिसकी वज़ह से ये पूरा ऑर्डर आया है। और ये डिस्कशंस 1-2 साल में पूरी नहीं होती, ये काफ़ी टाइम में लगता है। और जैसे ही ये जब नेवल वर्ज़न आया कि भई रफ़ाल एम हम ऑर्डर करेंगे, जैसे ही वो हुआ मैंने बोला कि भाई ये तो पूरी तरह से हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं है देयर इज़ नो अदर एयरक्राफ्ट, और ये चीज़ मैंने अपने शो में भी बोली थी कि आई एम क्वाइट एज़ वेल 99% गारंटीड, अनलेस कोई ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है, अदरवाइज़ दिस डील इज़ थ्रू। इसमें बात क्या है सर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोग बोल रहे थे सोर्स कोड के बारे में। देखिए सोर्स कोड तो कोई भी नहीं देगा आपको। ये चीज़ जो मेन फ्लाइट पैरामीटर्स का सोर्स कोड होता है, वो कोई नहीं देगा आपको। नोबडी विल गिव इट टू यू। और ये बेसिक कोड नहीं देते हैं, लेकिन जो ऊपर के जो लेयर्ड कोड है, वो तो दे देते हैं, हाँ, जिससे आप इंटीग्रेशन वगैरह कर लो। यही राफेल बात है फ्लाइज़ ये। ऑन 2 टाइप्स ऑफ कोड्स। तो एक हुँ। है फ्लाइट पैरामीटर कोड्स होता है, उसके बाद उन्होंने हमारे लिए एक पार्टीशन क्रिएट करा है, वेयर द ऑपरेशनल कोड आपको वो दे देंगे कि भई आपको कुछ बस इंटीग्रेशन दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। हमें उसका क्या करना है नीचे का? नहीं, सोर्स कोड क्यों देगा सर? वो उसका अपना आईपी है भाई, उसने अपने अपने इतना सोच सोच समझ के बनाया है जहाज, वो आपको दे देगा फ्री में, ले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं देगा ये। तो जो फ्लाइट फ्लाइट कंप्यूटर होता है, सिस्टम्स होते हैं, वो कोई भी नहीं देगा आपको। यहाँ पर आपको क्या चाहिए था कि आपके वेपन्स इसके अंदर आए। अब लोग पूछते हैं कि यार पिछले वाले 36 रफाल्स में क्यों नहीं आया ये चीज़? क्योंकि आपने 36 खरीदे भाई। डिफरेंस वही है। अभी आप बोल रहे हो आपके पास टोटल स्ट्रेंथ रफाल की हो जाएगी अबाउट 170। जब इतने सारे होते हैं तो फिर आपके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं उसके अंदर। देयर इज़ अ होल लॉट दैट कम्स अक्रॉस। एंड यही एक कंटेंशन था कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव है तो उसके अंदर फिर आपको और भी चीज़ें मिली है ना सर। उसके अंदर आपको मिसाइल्स मिली हुई हैं, उसके अंदर आपको और स्टैंड ऑफ वेपन्स मिले हैं, आपके इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं उसके अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो उसके अंदर एडेड हैं। तो प्लस उसका एक आपको जॉइंट प्रोडक्शन मिल रहा है। जी, एट लीस्ट 80% हाफ एट है लीस्ट होने का। 82 एयरक्राफ्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। या ये कौन देगा? तो नहीं, रशिया लोग और बोल रहे फ्रांस के अलावा कोई देता नहीं है। कंपेयर इट विद F-35। F-35 जो मेरा कैलकुलेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि विद ऑल द एनहांसमेंट्स जो पूरा कंप्लीट पैकेज है, तो इट वर्क्स आउट टू अबाउट 310 मिलियन पर यूनिट। और उसमें जो आपके जितने ग्राउंड हैंडलिंग, एमआरओ, एशएमआरओ, ये आपके अपग्रेडेशन ऑफ F-3 टू F-4 सब शामिल है। उसको मिला जी, के 310 मिलियन डॉलर पर यूनिट। F-35 लोगे तो 500 पड़ेगा। सर और F-35 यही तो लोग जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो F-35 की एडवोकेसी कर रहे हैं। नहीं, जब भी आप ये चीज़ बोलो तो वो बोलते हैं फिर Su-57 ले लो। देखिए, आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, Su-57 इज़ अ गुड एयरक्राफ्ट। मैं एक बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूँ रशियन एयरक्राफ्ट के बारे में, बट Su-57 पूरी तरह से अभी ऑपरेशन में नहीं है। प्लस Su-57 इज़ नेक्स्ट जनरेशन। वो अपार्ट फ्रॉम दैट सर, रफ़ाल के और एएमसीए के बीच के गैप को फिल करने के लिए आएगा। वो अलग है इट इज़ सर, बट इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। वो
वो आपका सिस्टम ही अलग है। प्लस सर रशिया को अपने आप डिप्लॉय करना है अपने जहाज़ों को, वो कितना आपको बना के देगा? उसके बाद बोल रहा है कि भई लाइसेंस प्रोडक्शन हो सकता है रशिया के साथ। जी, हो सकता है उसको आईडीआरडब्ल्यू में आर्टिकल है कि SU-57E is being considered not as an air superiority fighter but as a long range deep strike vector designed to penetrate contested airspace and neutralize high value ground targets on day one of a conflict. देखिए सर मैं और आपको बताऊँ, आई मीन देयर इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ फाइटर दिस थिंग ऑपरेशंस हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड। होता क्या है? दिस बेसिकली ये जो चीज़ें होती है ना सर, दीज़ आर सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है? फ्लाइट डेटा इज़ एवरीथिंग। जो आपका इंटीग्रेटेड एयर स्पेस होती है, उसके अंदर आपका आईएसआर ऊपर से स्पेस, ग्राउंड, ऑल दैट स्टफ जो डेटा लिंक्स होते हैं, दैट इज़ एवरीथिंग। तो जैसे-जैसे आपकी जनरेशन ऊपर जाती है, उसकी डेटा लिंक कैपेबिलिटी जो होती है, उसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी हो, उसकी अटैक कैपेबिलिटी होती है, वो ज़्यादा बढ़ती रहती है। नाउ सू-57 लेट्स से अगर 5th जनरेशन फाइटर अगर उसको आप टर्म करते हो, कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं, एनीवेज़। सो इट फ्लाइज बेसिकली ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड, गैदरिंग ऑल द डेटा। वो जितना भी डेटा होता है उसको पकड़ता है, उसको प्रोसेस करता है एंड उसके अंदर कैपेबिलिटी रहती है कि वो डेटा नीचे दे सके। तो आपके जो 4th जनरेशन जहाज होते हैं, उनके पास 5th जनरेशन जहाज का डेटा आता है। तो ये डेटा शेयरिंग का एक ट्रायंगल बनता है सर, और ये डेटा शेयरिंग की कैपेबिलिटी सू-57 में हाईएस्ट होगी। रफाल में कितनी है अभी ऑब्वियसली पब्लिक में कोई बताएगा नहीं। वो उतनी ही है, उससे कम है, क्या है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो ये जितने हायर जनरेशन के जहाज होते हैं सर, दे आर बेसिकली डेटा सेंटर्स। वो डेटा को प्रोसेस करके दूसरे जहाजों को बताते हैं कि भाई ये देखो ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, अवॉइड दिस एयर स्पेस, यहाँ पर टारगेट्स हैं, इनकी यहाँ पर ये है, मैं इसको जैम कर सकता हूँ, आप इसको जैम कर लो। दिस इज हाउ वी हैंडल द बैटल स्पेस। दूसरे होते हैं सर, दिस इज बेसिकली एन इंटीग्रेटेड फ्लाइट फ्लाइट डेटा पैकेज मिशन। दूसरा होता है स्टैंड ऑफ मिशन, जिसमें 2 या 3 जहाज जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सू-30s ने जाके उसको तोड़ा था, नूर खान को। ना उसमें 2 जहाज थे, ओनली 2 एयरक्राफ्ट वेंट इन, ठा, ठा, ठा एंड केम बैक। तो वो अपने लिए एक कॉरिडोर में वो एयर सुपीरियॉरिटी बनाते हैं विद हाई डेटा, विद हाई ईडब्ल्यू, अंदर जाते हैं और वेरेवर दे हैव टू फायर दैट मिसाइल फ्रॉम, दे क्रिएट दैट एयर स्पेस जहां पर उनके लिए कोई थ्रेट ना हो, फायर इट एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर। बिकॉज़ ये जो एयर सुपीरियॉरिटी होती है, ये पीरियोडिक होती है, बहुत छोटे टाइम के लिए बनती है। ठीक है? उसके अंदर आपके ग्राउंड सिस्टम्स भी एंगेज होते हैं, जहां पर इनकी बैटरीज़, जितनी भी एयर डिफेंस बैटरीज़ होती हैं, उनको कन्फ्यूज़ किया जाता है कि भई टारगेट उधर है, व्हाइल टारगेट कहीं और से आता है, ठक करके निकल जाता है वो। तो ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स अप्रोच है सर, रादर दैन द प्लेटफ़ॉर्म अप्रोच। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच होता है, वो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मिराज 2000 है, उसके साथ इंटीग्रेट करके तो मिराज 2000 की जो कैपेबिलिटी रहेगी ऑफ रीडिंग डेटा, वो 5th जनरेशन की हो जाएगी या 4.5 या 4.7 जनरेशन की हो जाएगी, व्हाटएवर यू वांट टू टर्म इट एज़। तो रफाल की जो कैपेबिलिटी रहेगी, वो आप नीचे दे सकते हैं। दैट्स व्हाई अभी जो आप बात कर रहे हैं, डेटा लिंक पैकेजेस, आईएसआर कैपेबिलिटी और आईएसईसीएस के साथ जो आपका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ जो आपकी पूरी लिंकिंग होगी, तो आप सोच सकते हैं कि भैया अगर 4 रफाल जा रहे हैं, 6 आपके वो जा रहे हैं, क्या नाम है, लेट्स से सू-30s या कुछ जा रहे हैं, मिराजेस जा रहे हैं और तेजस जा रहे हैं। ऑल ऑफ देम, सब लोग एक ही बैटल पिक्चर देख रहे हैं सर। ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है। F-35 में ये कभी आपको देंगे नहीं वो। F-35 तो ठीक है? पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि ये कभी नहीं देंगे आपको। और ऊपर से जो आपका आईएसईसीएस सिस्टम है, उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इज़राइली सिस्टम्स हैं उसके अंदर, बराक और जो इंडो इज़राइली सिस्टम जो साथ में बनाए हुए हैं। उसके बाद आपके पास रशियन सिस्टम्स हैं, जो उसके अंदर एस-400s हैं, आपकी पुरानी पिचोरास और सैम-2s और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपके लेगेसी सिस्टम्स हैं उसके अंदर, जहाँ पर आपके गन्स और ये सब चीज़ें हैं। एंड बीच के भी आकाश और ये जो आपके इंडिजिनस सिस्टम्स हैं। तो आप ये देखिए सर, कितना सारा डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड एंड नॉट जस्ट बैटल स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए, बट वो जहाज़ों को भी देना है आपको। सो जो ये सीमलेस कम्युनिकेशन लिंक है सर, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। ये आपको सू-57 में मिलेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट सू-57 इज़ द नेक्स्ट गेम। तो ये पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। और दूसरा क्या है सर, एयर स्पेस की जो बैटल है, आज चेंज हो रही है सर। नोबडी, किसी को अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं। आज आप देखिए सर, आप बात कर रहे हो प्रलय की, जो
600-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे जाके मार रहे हो किसी को। आप बात कर रहे हो नेक्स्ट जनरेशन की, आप बात कर रहे हो हाइपरसोनिक वेक्टर्स की। बाय द वे उसकी अभी फ्लाइट टेस्टिंग होने वाली है अगले इस साल के अंदर, यू विल फाइंड दैट गोइंग ऑन। तो होगा क्या सर कि आपको इतना ज़रूरत नहीं है कि आप एनिमी स्पेस के अंदर जाएँ या आप उसके एयर डिफेंस ज़ोन के अंदर भी जाएँ। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे आप उसको मारोगे, जहाँ पर उसका एयर डिफेंस कोई आपको कुछ कर नहीं सकता, आप मार के वहाँ से गायब हो जाओ, ठीक है? एंड डू व्हाट यू नीड टू आफ्टर दैट। द जो रॉकेट है या मिसाइल है, वो जाके वहाँ पर डैमेज करेगी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे ये चीज़ करी जाएगी। सो धीरे-धीरे करके उसका जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसको आप डाउनग्रेड करोगे एंड उतना आप उसके बाद उसके पास आ पाओगे। सो द फर्स्ट अटैक विल ऑलवेज बी लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, देन मीडियम रेंज वेक्टर्स, देन शॉर्ट रेंज वेक्टर्स एंड देन ग्राउंड अटैक और ये सब चीज़ों में आप जाओगे। तो दैट्स व्हाई पिछली बारी जो डिबेट चला था यार सीड मिशंस नहीं करे, सप्रेशन हुँ, ऑफ एयर डिफेंस। हुँ, हुँ। तो आप सप्रेशन करोगे लॉन्ग रेंज से, उसकी एयर डिफेंस खत्म करोगे लॉन्ग रेंज से, जहां पर आपको वो कुछ नहीं कर सकता। देन यू विल कम क्लोजर टू हिम, हिट इज मोर टारगेट्स, फिर आप और क्लोज आओगे, हिट फर्दर, जहां उसकी कैपेबिलिटी जाएगी एंड देन यू शुड बी एबल टू एक्चुअली गो इनसाइड विथ व्हाटएवर आपको ग्राउंड फोर्सेस लेके जाना है कि जो मर्जी लेके जाना है, वो पूरा एक फिर बैटल पिक्चर ऐसे बनेगा। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें यूज होती हैं सर, ड्रोन्स यूज होते हैं, ठीक है, आपके ईडब्ल्यू यूज होता है, सिगेंट यूज होता है, सप्रेशन यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, डिकॉयज यूज होते हैं। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड डेटा सेंट्रिक वॉरफेयर है, ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम जस्ट द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। प्लेटफॉर्म इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आ रहा लोगों को एंड दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग अ लिटिल एंग्री अबाउट इट। बाकी तो सर क्या है, हमारे देश के अंदर रशियन भी लॉबी है, लॉबी Rather है। than, I would not say people are getting angry about it. Certain people are getting हाँ, angry वो about एक सर बिकॉज़ वो लॉबीज़ है ना यहाँ पर, जो रशियन लॉबी है, अमेरिकन लॉबी है, F-35 वाली लॉबी है, वो तो परेशान हो रखे होंगे। it. लोगों ने तो 35 वाले तो दे आर बिल्कुल दे आर फ्यूरियस। साहब कि ये तो हमारे प्रेशर का ध्यान ही नहीं देते हैं। सो मच प्रेशर वी हैव अप्लाइड, इतनी हमने जो है वो हमारे प्रेसिडेंट से क्या-क्या कहलवा दिया, उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल ढीठ है, मोटी चमड़ी के लोग हैं। तो आप ये देखो F-35 को आप क्या करोगे सर? भई आपका F-35 का क्रैश रेशियो इतना हाई है, क्रैश रेशियो, मेंटेनेंस कल गिरा रेशियो, एक और मेंटेनेंस कॉस्ट। 40% अवेलेबिलिटी है उसकी। कल गिरा एक स्क्वाक 700 हाँ, 7700 उसने डाला इमरजेंसी, साला पैसिफिक के बीच में कुछ गॉन। द क्रैश रेशियो इज़ सो हाई, कैन वी अफोर्ड दैट? नहीं उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपके अच्छा रफाल का अभी मैं कल देख रहा था, रफाल की अवेलेबिलिटी इज 90%। क्या? मतलब ये हुआ कि आप एक रफाल लेते हैं दैट इज इक्वल टू 2 F-35। सर देखिए, सुखोइस के अंदर भी हमको ये इश्यूज़ आते थे। ठीक है? इनिशियली जब आपने सुखोइस लिए थे, स्पेयर्स नहीं थे, रशियंस पूरी तरह से रेड आधे लोगों को सर मैं पहले आपको एक चलिए झटका देता हूँ। 90s के अंदर जब सुखोइस आए थे, क्या आप जानते हैं उसके अंदर एक मिसाइल नहीं थी? उसके अंदर गन तक नहीं थी। दे जस्ट तो बॉट क्या द शेल ऑफ द एयरक्राफ्ट। वो क्या करने भेजे थे फिर? बस। तो अभी ये जो हमारे ऑपोज़िशन वाले बोलते हैं, "ओह जी, लुटा दिया, देखो 3 गुना प्राइस।" तो भाई तुम तो डब्बा ले रहे हो यार, तुम तो दिखाने का जहाज ले रहे हो, एयर शो में दिखाने के लिए। पूरी अगर आपको इंटीग्रेटेड पैकेज चाहिए जिसके अंदर आपके पास सारा कैपेबिलिटी हो, ईडब्ल्यू के पैकेजेस हों, उसके बाद आपके पास कैपेबिलिटी सप्रेशन ऑफ इसकी कैपेबिलिटी हो, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हों आपके पास, अम, अटैक, डिफेंस सबके वेक्टर्स हों, वो तो एक्सपेंसिव पड़ता है यार, कहाँ से लाओगे वो आप? नहीं, नहीं, ये पिछली वाली डील में मीटियोर नहीं लिया था। हाँ, नहीं लिया था भाई, पिछली वाली डील वाज़ अ वॉक अवे डील कि भाई जो था हमारे पास हमने उठाया उसको। जहाज नहीं थे हमारे पास पिछली बारी। तो अब पूरा जो पैकेज आएगा उसके अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी मोर एडिशंस टू इट एंड उसके बाद उसका पूरा गेम अभी जो मेक इन इंडिया होगा, तो आपके पास आपकी सप्लाई चेन थोड़ी वो रहेगी, बेटर रहेगी सर। बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा एंथुसियाज़्म है कि कहीं न कहीं इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि F5 का जो डेवलपमेंट होगा फ्यूचर इसके अंदर, उसके अंदर हमारा क्या रोल रहेगा? इफ वी आर वर्किंग टुगेदर इन दैट, क्योंकि उसका एमआरओ यहाँ पर है, दैट विल बी अ वेरी, वेरी बिग थिंग।
तो ये एक मेरा रहेगा कि इफ पॉसिबल, आई डोंट नो इफ उसके अंदर कोई अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है, बट डज़ द F5 गेट डेवलप्ड बिटवीन इंडो फ्रांस का कोई एक साथ में कुछ चीज़ें होती हैं, ये हमको देखना पड़ेगा सर आगे जाके। राइट, राइट। तो ये तो आपके रफ़ाल का मामला हो गया। अब चलते हैं थोड़ा हमारे ईरान वाले फ्रंट पर। तो ईरान वाले फ्रंट पर हमारे टप्पू भाई क्या करना चाहते हैं? टप्पू भाई एक दिन तो अटैक कर रहे थे, उन्होंने अब्राहम लिंकन को बुला लिया इधर से, पैसिफिक छोड़ के आ जाओ। पैसिफिक में दूसरे कुछ भेजेंगे तब भेजेंगे, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो उसके बाद बताते हैं कि साहब कि अचानक जो है उन्होंने अबैंडन कर दिया उसको, क्योंकि गल्फ वाले चिल्लाने लगे कि क्या कर रहे हो, मरवाओगे सालो तुम गधे, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, इसके पास मिसाइल्स हैं, इसके पास डर्टी बॉम्ब्स भी हैं, ये कुछ भी कर देगा, क्या कर रहे हो? तो शायद टप्पू जी की लास्ट मिनट पे खिसक गई। टप्पू जी ने उसको अबैंडन कर दिया, लेकिन टप्पू जी मानेंगे नहीं, आगे भी कुछ करेंगे करेंगे बदमाशी ज़रूर। तो आपका क्या असेसमेंट है? सर टप्पू तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो इज़राइली लॉबी है वो नहीं मानेगी। ठीक है? एंड इज़राइली लॉबी जो है, एपैक की जो लॉबी है, दैट बेसिकली बैक्स डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प अगर किसी वजह से जीत के आया है, दैट इज़ बिकॉज़ द एपैक। ठीक है? जो इज़राइली लॉबी है। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। दूसरा चीज़, देखिए सर, ईरान के पास हाँ, ठीक है, अभी थोड़ी-सी रशियंस ने बैक ऑफ कराया है, पता चला है कि रशियंस ने इज़राइलीज़ और ईरानियंस के साथ, दोनों के साथ बात करके सिचुएशन को थोड़ा ठंडा कराया। बट देखिए सर, लॉन्ग टर्म में दिस कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। जो ये चीज़ कर रहे हैं, नीदर ईरान कैन सस्टेन इटसेल्फ, ना वेस्ट सस्टेन कर सकता है। तो ये दोबारा हेड पे आएगा। अगर आप बोलते हैं भैया थोड़ा-सा अभी ब्रेक हो गया, चलिए ठीक है, 1-2 1-2 हफ्ते तक ब्रेक रहेगा। बट आई डोंट थिंक दिस विल लास्ट। ये कुछ ना कुछ करेंगे और यहाँ पर यू नो पाकिस्तान की तरफ से कल ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को असेंबल करके रखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें इन्फिल्ट्रेट करी गई हैं पाकिस्तान बॉर्डर में से। उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया, जो मैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से बोल रहा हूँ कि ये हो रहा है। तो ये तो सर देखिए, दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग। अभी टेम्परेरी बैक अवे करा है, क्योंकि सर बैक प्लानिंग फॉर समथिंग का क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सर, चाइना को अगर आपको कंटेन करना है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये मैंने आपके साथ आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले बात करी थी कि द कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्लान है, उसमें क्या है सर? इट इज़ नॉट नॉट अबाउट स्टॉपिंग ऑयल टू चाइना, इट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ऑयल टू चाइना। उसको थ्रेटन करना है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास सर अमेरिका के अगेंस्ट में एक लेवरेज है। लेवरेज क्या है? रेयर अर्थ का। तो अमेरिका बोलता है, चल ठीक है भाई, तेरे पास ये लेवरेज है, मेरे पास ये लेवरेज है, अब बोल, बैठ के बात करते हैं। दैट इज़ द पॉइंट। और आप देखिए वेनेजुएला में, इफ पीपल लुक एट इट वेरी केयरफुली, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था चाइना का। $100 बिलियन बहुत होता है सर। ईरान में सो कॉल्ड एक एग्रीमेंट साइन करी है $400 बिलियन की। 30% ऑफ चाइनीज ऑयल कम्स फ्रॉम ईरान। आप उसको थोड़ा भी हिला दो, क्रिएट्स 23 as reported. हाँ, तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर वे। वेनेजुएला से तो 4% ही आ रहा था, 4-5% ही। सर वो ऑफिशियल है सर। पीपल हैव फॉरगॉटन वन थिंग, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। देखिए ऑफिशियली 4% ही आ रहा था, बट व्हाट अबाउट द ब्लैक फ्लीट? चाइना का 15 से 17%, कई लोग बोलते हैं, कई लोग 20% भी बोलते हैं, तेल आता है ब्लैक फ्लीट से। जैसे हमारा भी 12-15% तेल आता है ब्लैक फ्लीट से, जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन को बताने को राजी नहीं है। सो पीपल हैव फॉरगॉटन दैट एस्पेक्ट ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, जो चाइना ले रहा था, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आपने उसके ऊपर चक मारा है, लेकिन अभी भी चाइना के पास ऑप्शंस हैं। वो सऊदी अरेबिया से थोड़ा बढ़ा सकता है, यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऊपर हो रखी है, रशिया से थोड़ा और ले सकता है। सो दैट कैन बी डन, बट ईरान विल बी अ बिग हिट। तो कहीं न कहीं एक वो दिख रहा है कि वो दे वांट टू कॉल आउट, एक तो ईरान को सीधा करना है, दूसरा दे वांट टू कॉल आउट चाइना एंड से भैया यू कांट डू एनीथिंग। या तो तुम हमारे साथ आके बैठो, बात करो, और ये जो रेयर अर्थ पे तुम ये उल्टे काम कर रहे हो, ये चुप करो। दैट्स देयर आइडिया। अब वो होता है नहीं होता, वो बड़ी डिफरेंट चीज़ है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। इसी तरह से अगर आप देखोगे सर, यूरोप के अंदर, नाउ यूरोप, अमेरिका और रशिया के बीच में एक चीज़ फँसी हुई है, व्हिच इज़ ग्रीनलैंड।
और उस तरफ एक चीज फंसी हुई है विच इज यूक्रेन। अब आप देखिए, पुतिन इस तरफ से यूक्रेन से प्रेशर मार रहा है, अमेरिका इस तरफ से यूरोप पे ग्रीनलैंड पे प्रेशर मार रहा है, फर्स्ट बीच में कौन रहा है? यूरोप। तो अब आप रीसेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे, व्हाट आर यू सीइंग? यूरोप बोलता है मैं रशिया से बात करूंगा यार, नहीं आई नीड टू टॉक टू रशिया, आई नीड टू टॉक टू रशिया। मैंने सुबह एक अपडेट डाला बोल के कि यार ये कोई फिक्स्ड मैच तो नहीं है कि भैया ये साले सुन नहीं रहे, ठीक है तू उधर से डाल प्रेशर, मैं इधर से डालता हूँ, गधे हैं साले सुनते नहीं है, वी हैव टू स्टॉप दिस वॉर, क्योंकि तू तो ठीक है मर रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है इधर पे, वी कांट गो ऑन विद दिस, सो लेट्स पुट प्रेशर फ्रॉम बोथ द साइड्स। आउटकम क्या है? वो रशिया से बात करने को तैयार हो जाते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन और रशिया और अमेरिका बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो गए, बीएफएफ अभी करके ये वो करेंगे, दैट्स नॉट द केस। एक ऐसे भी तो Trump is in chair, rather, Trump is in power only for 1 year. He will be in office for 3 years more, हाँ, but he is in power only for 1 year more. सो रशिया के इंटरेस्ट में वो बैठता है तो वो बोलता है चल ठीक है लेट्स डू दिस। एंड अगर आप देख लो यूरोप यूरोप आ रहा है अभी रशिया की तरफ कि भाई बात करते हैं यार, लेट्स टॉक, ये साला क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी बोला ना उसने आपके वो जर्मन चांसलर ने, एग्जैक्टली, Russia is a part of Europe. यूरोप। सो दिस इज द चेंज इन टैक्टिक दैट यू आर सीइंग। अब वो कॉन्वर्सेशन आप देखिए, जो पहला स्टेटमेंट था जर्मन चांसलर का इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला था वो रशिया इज वेरी बैड, ये वो बकवास करी थी। यहाँ से भी रेजिस्टेंस आई होगी दैट, यहाँ से तो क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया था। ठीक है, तो क्या हुआ? सडनली उसका स्टेटमेंट फ्लिप हो गया। सो दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू दैट एक रियलिटी चेक यूरोप को दिया जा रहा है। इसी तरह से एक रियलिटी चेक यहाँ पर वो चाइना को देने की कोशिश में है। क्या वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये तो टाइम बताएगा। बट द शेयर फैक्ट कि वो उसने साउथ अमेरिका में कट मारा है, ईरान को थ्रेटन कर रहा है, एंड द थर्ड पॉइंट व्हिच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, आई वंडर व्हाई, बिकॉज़ सेंट्रल एशिया को हर कोई छोड़ देता है, इज द ट्रम्प पीस कॉरिडोर जो आज कैस्पियन सी में उतर गया है सर। लास्ट वीक में वो साइन हुआ था एंड इट इज कम इनटू द कैस्पियन सी। और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, चाइना का जो अनदर सोर्स ऑफ ऑयल है, आप देखिए वो जो पुरानी एक पाइपलाइन है जो आती है इस तरफ से, वहां से भी है। तो आपको थ्रेटन हाँ, नहीं वो करना। आती है वो कजाकिस्तान से होके। जी। तो आपको थ्रेटन नहीं करना सर, आपको बस ये बताना है देख भाई मैं तेरे को तंग कर सकता हूं, लेट्स कम एंड टॉक। दैट्स व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू। आपके साथ भी क्या कर रहा है सर वो? देखिए देयर आर थ्री पावर्स दैट ही इज डीलिंग विद राइट नाउ बाय पुशिंग देयर कॉर्नर्स इन, आपको तीनों को एक कोने में डाल के ही इज ट्राइंग टू मेक डील विद देम। आपके साथ कई चीजों में कोऑर्डिनेट करता है लेकिन कई चीजों में उल्टे काम करता है। चाइना के साथ भी सेम थिंग, कई चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहा है, मोस्टली उल्टे काम कर रहा है, बिगेस्ट पेयर कॉम्पिटिटर है उसका। एंड रशिया के साथ भी ही इज डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग। सो यू एक्चुअली रियलाइज कि कहीं ना कहीं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड, जहां पर आप देखेंगे कि देयर इज दैट जो जो एक नया स्ट्रक्चर, नया ऑर्डर या जो मर्जी आप उसको बोल लीजिए, उसकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अमेरिका के पास इतनी सस्टेनमेंट पावर नहीं है सर। अभी क्या कर रहा है उसने, वर्ल्ड को, दुनिया को फ्रैक्चर करके रखा हुआ है, वेयर इज एबल टू एक्चुअली डील विद एवरीबॉडी सेपरेटली। वो बोलता है भैया मैं कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता, मैं किसी इस चीज को नहीं मानता, मैं किसी कोई स्ट्रक्चर को नहीं मानता, तो मुझे अगर इससे बात करनी है मैं उसकी ग्रुपिंग से बात नहीं करूंगा, मैं इससे सेपरेटली बात करूंगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप को प्रेशर नहीं डाल सकता, बट इंडिविजुअली किसी को प्रेशर डालने की उसके पास कैपेबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई ही डजंट टॉक अबाउट ब्रिक्स एनीमोर, बट ही इज टारगेटिंग द ब्रिक्स कंट्रीज। तो उसने ब्राजील को वहां पर वार्निंग दी है कि भैया ये चाइना का जो चीजें कर रहे हो, ये इसको बंद करो। एंड यहां तक कि मार्को रूबियो ने भी बड़ी क्लियरली उसको एक वार्निंग दी है। वेनेजुएला जो एक साइड ब्रिक्स कंट्री बोला बोला जाता था उसको, यू लुक एट द फैक्ट कि इतना बड़ा कल जो परसों में बवाल मचा कि भाई ब्रिक्स का जो एक नेवल एक्सरसाइज हुई साउथ अफ्रीका के कोस्ट के ऊपर, इंडिया क्यों नहीं था वहां पर, इंडिया शुड हैव बीन देयर, ओ दे आर शोइंग देयर मसल, घंटे का मसल। लास्ट मिनट में उसने ईरान को बोला भैया तू 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 मत आ यार इधर पे प्लीज, तू मत आ इधर। सो सी एज अ ट्रम्प डजंट वांट टू डील विद एनीबॉडी एज अ ग्रुप, बट उसको सब कुछ तोड़ के एक एक करके वो कर सकता है बात, बिकॉज ही नोज अगर ग्रुप के साथ वो डील करेगा ही विल बी इन अ वीकर विकेट, करेक्ट। एंड दैट इज द गेम। सो हर किसी को सेपरेट सेपरेट करके ही इज ट्राइंग टू डील विद देम सेपरेटली।
पीएम को एनालाइज करना है। नाउ यहाँ पर देखिए सर, एवरीबॉडी इज टेकिंग थोड़ा-थोड़ा स्टेप बैक, बिकॉज़ जैसे आपने बोला कि ये अगले 6-8 महीने में इसका लेम डक हो जाएगा। सो एवरीबॉडी इज सेइंग यार ठीक है यार, ये 6-8 महीने मेरे को इससे नहीं लड़ना। टेक अ स्टेप बैक अ लिटिल बिट। कोई बात नहीं, थोड़ा-सा पीछे हटो, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। कितना आप सस्टेन कर सकते हो, कितनी चीज़ों पे आप बोलते हो ना इस पे नहीं हट रहा मैं, जो करना है कर ले, भाग जा यहाँ से। बट सर्टेन प्लेसेस अच्छा यार यहाँ पर ठीक है, ओके फाइन, लेट मी बैक ऑफ हियर। एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। तो आप देखिए सर, जो इन्फ्लुएंस कटिंग करी है इसने, आई मीन एंड एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ जस्ट लाइंग डाउन एंड टेकिंग इट। रशिया को उसने मिडल ईस्ट में से पूरा उसका फुटप्रिंट को हिला दिया था सर, जब उसको सीरिया से हटाया। अब वो अलग चीज है कि रशिया ने जंप मारी और पहुंच गया वो लिबिया के अंदर। आपको वो चाबहार में थ्रेटन कर रहा है, वो अलग चीज है कि आप दुकुम के अंदर जाके बैठ गए हो, वहां पर तेल मिल गया है आपको और ये सब चीजें वहां पर शुरू हो गए हो। उसके बाद आप नीचे वो उधर पे भी क्या नाम है, वो सोमालीलैंड में भी बात करना शुरू हो गए हो। तो यू एवरीबॉडी इज रिकैलिब्रेटिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं, बिकॉज देखिए सर, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। तो हर कोई कैलकुलेट करता है इसको यार, इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क। रशिया ने कन्फ्रंट नहीं करा इनको सीरिया के अंदर, इंस्पाइट उसके 3 मिलिट्री बेसिस इंक्लूडिंग वन नेवल बेस थ्रेट में आया था। तो ही सेड ओके, आई एम नॉट डूइंग दिस, बैक अवे। सवाल ये उठेगा, डज रशिया डज रशिया एंड चाइना स्टैंड अप फॉर ईरान? आई डोंट थिंक सो अगेन। नो, डायरेक्टली तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो पीछे से हाँ, देते रहेंगे उसको साजो सामान। क्या तो पीछे से देते रहेंगे ना, आप भी थोड़े बहुत पीछे से कर रहे हो। आपने क्या बोला है, ये ले यार तू अपने 180 मिलियन डॉलर पकड़, भाई जो मैं चला रहा था पोर्ट, आप चला लो इसको, बाद में देखते हैं। बट मेरा जो कॉरिडोर है अफगानिस्तान के लिए, आई स्टिल वांट टू यूज इट। तो उसके जो पैसे वूसे होंगे वो आप लेते रहना, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ फाइट दैट यू वांट टू गेट इनटू। द पॉइंट इज दैट, या एंड इट्स नॉट रियली वर्थ इट। इट मे बी वर्थ इट सर। आपको अभी दिस इज असेसमेंट राइट नाउ, मे और मे नॉट बी। बट एट द मोमेंट जब जिस सिचुएशन में आप खड़े हो, इट्स नॉट वर्थ टेकिंग 25% टैरिफ्स फॉर चाबहार पोर्ट, 180 and 200 बिलियन डॉलर्स के लिए। फेयर इनफ, बैक अवे लिटिल बिट, थोड़ा सा पीछे हटो, स्ट्रेटेजिक पॉज लो, देखो क्या कर सकते हो, एंड देन मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट। यही चीज अफगानिस्तान में कितना लोग रोए थे, ओए हार गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया। हमारे इंडिया में भी कितना रोए थे। एवरीबॉडी बॉट द पाकिस्तानी नैरेटिव एंड सेड वो तो जिहादी हैं, अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, अब वो हो गया, हमारे हाथ से चले गया। क्या तो हुआ वो एट द एंड है ऑफ ना, द डे? वो आते हैं ना, वो एंटी पश्तून पाकिस्तानी। ठीक है, सो हर दैट्स द हर थिंग, हर लाइव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे और हमसे, ये लोग तो हैं। दैट इज द थिंग। सो एक यू नो यू थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन हर देश को करना पड़ेगा। मैंने आपको चाइना का लॉस बताया सर, लुक एट चाइना एंड पाकिस्तान। एक तरफ चाइना ईरान को साला वेपन सप्लाई कर रहा है, यहां से साला पाकिस्तान वेपन घुसा के वहां पर ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लुक एट दैट सिचुएशन। नाउ चाइना ने एक चू नहीं करी है अभी तक इसके बारे में, बिकॉज ही नोज कि यार अगर मैंने चू कर दी तो मेरा कितना बड़ा लॉस होगा उसका। इंडिया लेवरेज आउट, ठीक है, पूरा इंडिया का लेवरेज आउट, पाकिस्तान में 60-70 बिलियन डॉलर का जो तुमने पैसे लगाए हो गया। सो ओके, हैंग ऑन, बैड सिचुएशन, बैक अवे, थोड़ा सा बैक अवे करेंगे, आगे जाके देखते हैं होता है क्या। लोगों ने शख्सगाम के ऊपर काफी मेल्टडाउन करा। अब पढ़ते नहीं है सर। रीड द एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, मार्च द 2nd 1963 के आर्टिकल 6 को पढ़िए, जहां पर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि चाइना रिकॉग्नाइजेस कि ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, और कल को जो कश्मीर का सॉवरेन होगा, मतलब जब कश्मीर का इशू खत्म होगा, उसका जो सॉवरेन होगा वो डिसाइड करेगा ये एरिया कहां जाएगा। ये चाइना के अपने एग्रीमेंट में लिखा है। ऑल्दो वो मानेंगे नहीं इस चीज को, नहीं, बट दिस वो इज व्हाट तो खैर वो दैट इज ओनली फॉर नेम सेक। इट इज फॉर नेम स्टेक, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट एरिया व्हिच पीपल डोंट नो। तो एक अगर आप लीगैलिटी में देखेंगे तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बढ़िया चीज है। अगर आप लेट्स से यू टेक ओवर पीओजीबी राइट नाउ, एंड आप बोलते हो भैया शस्काम हमारा है, लीगली तो आपके हाथ में आ जाता है वो। सो इट बिकम्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो ये देखिए, बहुत सारे लॉजिस्टिकल और ज्योग्राफिकल इश्यूज भी हैं। इश्यूज हैं अगर उसके आप अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एंटायर गेम। सो देखिए, ये दिस इज अ अगर टाइम। आप बैक में जाओगे और आप बात करोगे दैट ओल्ड जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन की
अब वो जॉनसन लाइन का जो है वो तो दैट्स नेवर बीन एक्सेप्टेड बाय चाइना। फिर उसके बाद आपके वो कौन सी वो मैकडॉनल्ड में काटनी लाइन जो है उसका इशू है। ये तो साइन नहीं है करा, ही ना। साइन नहीं करा। इफ यू गिव अप दैट हार्ड जिंगोइज्म दैट हमारे लोग जो हैं जिसकी बात ज्यादा करते हैं ना वो जिंगोइज्म में आ जाते हैं। तो आप देखो ना भाई, काराकोरम ट्रैक्ट और आपका जो अक्साई चिन की भी जो बात होती है, अक्साई चिन तो अ, आप जो है वो जो लाइन बनी हुई है वो कुनलुन के ऊपर से बनी हुई है, कुनलुन शान। हाँ, कुल्लू निशान से। सर देखिए 2 इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे इस पूरे रीजन को अगर आप देखेंगे, लेट्स एक्सपैंड द थिंग, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं इस रीजन को। जो सबसे मेजर चीज़ है जहाँ पर बाउंड्रीज़ डिसाइड होती है अमू दरिया पे। अमू हुँ। दरिया का वाटरशेड इज़ द की। ठीक है जी? उससे तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी चाइना, ये सारी बाउंड्रीज़ इससे डिसाइड हुई हैं। ठीक है? पीपल मिस दैट आउट एंड अमू दरिया इज़ द की। तो जो आगे जाके इस एरिया में कंटेंशन होगा विल बी द बैंक्स ऑफ दैट रिवर। दैट विल बी द तब की। आप अपने देखिए लद्दाख की जो बात करते हैं ना, तो फिर तो तरीम बेसिन की बात आती है। तरीन की। जी। तो आप तरीम बेसिन में व्हिच इज़ द वाटरशेड दैट लीड्स टू तरीम बेसिन? अ, अब ओके, जो वो काराकश जो रिवर है, वो काराकाश है, का 2-3 कारा और हैं। काराकश गोज़ इनटू द तरीम बेसिन। एक और है, एम से नाम है उसका। एक्चुअली 3 है टोटल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डू प्रोबब्ली फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ। बट ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझनी पड़ेगी इस रीजन के अंदर। सो ये आगे जाके बड़ा कंटेंशियस रहेगा सर, इसमें बड़ा मज़े रहेगा। बट कमिंग बैक टू द दिस थिंग, स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट हर कोई करेगा सर, बिकॉज़ सबको पता है ये यार साला अक्टूबर-नवंबर तक किसी तरह टाइम काटो। Cut your time, hide your strength, bite your bloody time, just sit right now. You don't need to do anything stupid. कोई फायदा नहीं है क्योंकि नवंबर में जब इसका री-इलेक्शन होगा, वी विल हैव टू रीअसेस। या तो ये लेम डक बन जाएगा एकदम, या अगर ये साला जीत गया, सो देन यू विल हैव टू रियली सिट डाउन तो एंड दानव नेगोशिएट। बन जाएगा। ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ रीअलाइनमेंट चल रही है। हर कोई कर रहा है। एंड वी जस्ट डन अ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट। इट्स सैड बट इट्स अ रियलिटी। अब थोड़ा-सा जो हमारे जो अ, उम, हमसाया जो है, उनकी बात कर लें। हमसाया कौन-सा गेम खेल रहे हैं? रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड? इट इज़ नाउ देखिए मैं इफ आई वाज़ एनीबॉडी आई वुड लुक एट Uh, खुर्रम एंड and फारा and चिनाब। and and thinking that they're very, very smart. देखिए सर मैं अगर कोई भी होऊँगा ना, मैं खुर्रम पारा चिनार पे अपनी नज़र बना के रखूँगा क्योंकि वहाँ पर अभी फटेगी चीज़। वो शिया सुन्नी जो होता है वहाँ पर हर 6 महीने में जहाँ पर 2 250 बनते हैं, मरते हैं, आप वेट करिए ये फटेगा बहुत बुरी तरह से। एक वो, दूसरा जैश-उल-अदल ने अनाउंस करा है कि भैया हम इरानियंस के अगेंस्ट में लड़ेंगे। अच्छा जी, ठीक है आप जैश-उल-अदल जी आप लड़ लो वहाँ पर इरानियंस के अगेंस्ट में। बट एक चीज़ है सर, ये सब कर-कुरा के जो बलूचिस्तान सवाल है, जो बलूचिस्तान का क्वेश्चन है, वो बाहर एकदम रेंज पे आ रहा है। एंड ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने आज ही सुबह अनाउंस करा है कि पाकिस्तान के तरफ से कुछ अड़चनें कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग फनी। नाउ अगर ऐसी चीज़ है, तो फिर उसका रिटेलिएशन आएगा और उसका रिटेलिएशन आएगा तो कोई भरोसा नहीं ईरान उसको बुला के बोले, "भई अच्छा ठीक है यार, तुम थोड़ा बहुत एरिया हम तुमको दे देंगे बट पूरा नहीं देंगे, तुम वहाँ पर फोकस करो, हम तुमको हेल्प करते हैं।" एंड देखिए ईरान इज़ वेल नोन, उसका बड़ा एक 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 ये प्रॉक्सी ग्रुप्स चलाने की उसकी जो कैपेबिलिटी है ईरान की, दैट इज़ वेरी वेल नोन। एंड अभी तक जो प्रॉक्सी ग्रुप चल रहे थे दैट वर एंटी द वेस्ट और एंटी इज़राइल और ये सब चीज़ें। कोई कोई चूँ नहीं करेगा अगर एंटी पाकिस्तान एक ग्रुप खड़ा कर दे ईरान, इट डज़न्ट रियली मैटर टू एनीबॉडी। तो हमारा ये जो आई मीन आसिम मुनीर है, ही इज़ बेसिकली यस सर, थ्री बैग्स फुल सर कर करा के उसने आई मीन ही इज़ गॉन बियॉन्ड अ पॉइंट जहाँ पर वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा और ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर 2 बड़े फैक्टर्स हैं सर। कल को अगर कुछ मिलिट्री एडवेंचरिज़्म किया जाता है ईरान के अगेंस्ट में, क्या ईरान किस-किस को एक लेजिटिमेट टारगेट मानता है? क्योंकि अगर ईरान ये चीज़ अभी से बोल रहा है कि साहब पाकिस्तान के अंदर से कुछ चीज़ें मेरे अगेंस्ट में की गई हैं, क्या ईरान पाकिस्तान को टारगेट लिस्ट में रखेगा?
यही सवाल मिडल ईस्ट में भी उठता है, जैसे आपने थोड़ा टाइम पहले संजय जी ने बताया था कि भैया बहुत सारे मिडल ईस्ट की कंट्रीज इनको बोल रही हैं, यार ये ना आकर साले हमारे तेल वेल पे ये आके मारेगा, अभी मत करो यहाँ पर। हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ना आपके पास कैपेबिलिटी है हमको डिफेंड करने के लिए। तो एक डर तो है कि यार इसके इतने सारे ईरान के इतने सारे ड्रोन आ गए और हमको ठोक दिया यहाँ पर आके बीच में, ये वो हमारा पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर चले जाएगा, हमारा जो पूरा एकदम फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कतर के अंदर, दुबई के अंदर, ये पूरी बर्बादी हो जाएगी। तो ये चीज मत करो आप। इसके लिस्ट के अंदर क्या ईरान अभी पाकिस्तान को इंक्लूड करता है? क्योंकि पाकिस्तान को जो जिस तरह से अभी देखा जाएगा ईरान में, विल बी लुक्ड एट एज अ अमेरिकन स्टूज। अब पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं से चाइना के साथ जो चीजें चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं चैनल करने की कोशिश करेगा अपने थ्रू एक डबल गेम खेलने के लिए। ईरान को बोलेगा देखो यार मैं क्या करूं, मुझे आईएमएफ से पैसे चाहिए, मैं ये वो ये लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन देखो मैं चाइना के साथ भी आपको चीजें डलवा रहा हूं। तो एक डबल गेम खेलने की इसकी कोशिश जरूर रहेगी। एंड पाकिस्तान इज क्वाइट केपेबल ऑफ टॉकिंग लाइक दिस एंड प्लेइंग दिस काइंड ऑफ डबल गेम्स की मैं इधर से अमेरिकन भी सामान भेज देता हूँ, उधर से चाइनीज भी थोड़ा बहुत सामान भेज देता हूँ, तो मेरे को ईरान मारेगा नहीं। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन ईरान सर, बिकॉज़ उसके लिए ये जो पूरा सिचुएशन है एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन के बैठी है, वेयर द द व्हाट डू यू कॉल, उसका एक्जिस्टेंस इसके ऊपर है। कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक आर्टिकल आया है सर, एंड आईड लाइक टू जस्ट रीड द हेडलाइन इफ यू डोंट माइंड। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके इसके पीछे मैंने बहुत बारी बात करी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में बोला है कि अ फ्रैक्चर्ड ईरान मे नॉट बी सो बैड, इट्स बॉर्डर्स आर आर्टिफिशियल एंड ब्रेकअप वुड फ्रस्ट्रेट इट द इंटरेस्ट ऑफ चाइना एंड रशिया एंड अदर्स। ठीक है? तो ये बेसिकली वही चीज़ है, ऊपर से अज़रबैजान को थोड़ा-सा एरिया दे दो, बलूचिस्तान अलग कर दो, इधर से वो अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दे आर थिंकिंग इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एंड आई विल टेक यू बैक टू एक वो जो मैप था चेंजिंग बॉर्डर्स ऑफ द मिडल ईस्ट, उसी तरफ जाता है, रैल्फ पीटर्स। रैल्फ पीटर्स का। नाउ अब वो रैल्फ पीटर्स ने जो एक डिज़ाइन किया था, डज़ दैट एक्चुअली फॉल इंटो दैट प्ले कि कुछ और होता है? दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज़ रैल्फ पीटर्स ने 2004 में इसको निकाला था। 97 में, उसके बाद 2004 में निकाला था। सो सम चेंज विल बी देयर। अब यू लुक एट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे क्या बैटल चल रही है सर? द बैटल इज इनसाइड कि साहब वो जो क्लेरिक्स हैं उसके, जिसको इन्होंने साइड में करा हुआ था, क्लेरिक्स ने इनको बोलना शुरू कर दिया, भाई साहब तुम तो सारा पूरा इस्लाम छोड़ के जा रहे हो, कर क्या रहे हो ये? तो अभी वो एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहा है कि भैया मैं पाकिस्तान, कतर, टर्की को खड़ा होकर के इस्लामिक नेटो बना दूंगा। नाउ हियर इज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, सऊदी अरेबिया हेट्स टर्की। दे हेट टर्की। ठीक है? दे हेट देम। तो उसके साथ बैठ के अभी आप मिलिट्री अलायंस बनाओगे? दिस इज जस्ट, ये बोलते हैं ना सर, ये चेपी लगाने की बात है, इट्स अ बैंडेड ऑन अ बुलेट वुंड, नथिंग एल्स। अभी वो थोड़ी बहुत चेपी लगा के आगे चलने की कोशिश करेंगे यार इसको किसी तरह से। इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी बोलते हैं, शुद्ध भाषा में। आई सर मेरे हिसाब से एमबीएस ना अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एमबीएस ने थोड़ी आंखें दिखाई अमेरिका को, अमेरिका ने यूएई को शुरू कर दिया, भाई हो जा, ले इसकी। अब यूएई को थोड़ा बहुत येमेन में सेटबैक मिला है, बट एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर, सऊदी अरेबिया के सदर्न बॉर्डर में रेड सी है, रेड सी के उस तरफ पूरा यूएई और इजराइल बैठे हैं। इंटायर थिंग राइट फ्रॉम सोमालीलैंड राइट अप टू इजिप्ट, और बीच में इन्होंने बेलगुलियन कनाल खोद दिया तो गया, सऊदी अरेबिया का काम खत्म हो जाएगा। Well, that of course, that is a long-term project. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, बट थ्रेटन तो करेंगे ना उसको कि भाई देख ऐसा है, यू ईदर कम ऑनलाइन। अभी तो तय भी नहीं है कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, वो इजरायलीज वांट टू मेक दैट, वो बोलते हैं ये करना है हमको, दिस हैज टू बी डन। देखिए सर, जाएगी तो वो भी रेड सी से, क्या फर्क जाएगा पड़ेगा? वो भी। हाँ तो बट दे डोमिनेट द रेड सी ना सर। अब इस तरफ अगर आप देखोगे पूरा, हूतीज तो फिर भी रहेंगे। हूथीज फिर भी रहेंगे सर। अब हूथीज को कहीं ना कहीं अगर ईरान गिरता है तो फिर हूथीज का भी काम खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए, अब अमेरिका के एक्शंस देखने शुरू करिए सर, व्हाट हैज अमेरिका स्टार्टेड डूइंग। ठीक है, एक तो इन्होंने, मैंने जैसे बोला आपको, ये क्लेम बनाने शुरू कर दिए, ओ केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस। ठीक है, हूथीज के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, देव स्टार्टेड सेइंग कि भैया नहीं नहीं ये हूथीज नीड टू बी टेकन आउट, ये वो एंड ऑल दैट। ऑल्दो कितना ये लोग कर पाएंगे उसको, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट दे हैव स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हूथीज। ठीक है,
अभी ये लिंडसे ग्राहम है जो इसका जो लप्पू टप्पू जो भी बोलते हो आप इसको, वो क्या हुआ है उधर पे, क्या नाम है, इज़राइल में, ठीक है? सो देयर इज़ समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू अराउंड द प्लेस कि कहीं न कहीं किसी तरह से इस पूरे सिचुएशन को अपने साथ में लेके आएँ। वेदर दैट हैपेंस और नॉट, इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, बट इनका प्लान मुझे ऐसा दिखता है। तो आप व्हेन यू लुक एट इट, हूथीज़ को पुश बैक करना पड़ेगा इनको। दे विल नीड टू क्रिएट नाउ, देखिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने 21 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को सैंक्शन करा है, जो अंसर अल्लाह और इनके साथ काम करते हैं। तो ये धीरे-धीरे करके ये प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि यार इनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर डालो। दूसरा चीज़ क्या है सर, लेट्स से अभी ईरान के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर टाइप ऑप्शन है। न्यूक्लियर टाइप ऑप्शन ये है कि ईरान पे इतना प्रेशर डालो कि उसकी रेजिम ही आके बोलती है भैया चाहिए क्या तुमको बताओ, लेट्स वर्क। एंड उसके लिए सुनने में आया है कि कतर-वतर थोड़ा ईरान से बात कर रहे हैं, यार ठंडा हो जाए यार, बता ना तेरे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लेट्स वर्क समथिंग आउट। एक चैनल वो भी खोल रखा है इन्होंने। सो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो, बट मेरे को एक चीज़ पता है सर, ईरान पे कुछ ना कुछ होगा। व्हाट इज़ इट? डिफिकल्ट टू से, बट समथिंग इज़ गोना कम और कुछ आ रहा है। इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी हो गए। इनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टाइम लगना था, क्योंकि अभी वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सब चीज़ें आना शुरू होंगी, इधर पे हफ्ता लगेगा उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इधर आते हुए, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड अप करेंगे, सब कुछ वो सब करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो प्रोटेस्ट वाला थोड़ा मिस टाइम हो गया इनसे। बट दे विल कीप दैट प्रेशर अप बाय सेइंग देखो ये बंदे मार रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट गोना स्टॉप। आइडियली यूएस के लिए क्या होना चाहिए कि ईरान को इतना वीकन कर दो कि वो खुमैनी खुद पूछे भैया क्या चाहिए यार, बात करो, खत्म करो कहानी, बहुत हो गया। सो लेट्स सी। वो खोमैनी तो नॉर्मल बंदा नहीं है ना, वो तो बड़ी किताब से चलता है। अब उनको इस तरह का हिंट मिल रहा है। उनका जो इलेक्टेड लीडरशिप है, उसके हाथ में जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो नहीं है। नहीं है। नहीं तो इफ यू लीव इट टू पेजेश्कियां, यू कैन एक्सपेक्ट गुड आउटकम, और एक सेंसिबल किसी तरह का आप सोच सकते हैं कि साहब को कोई सेंसिबल डील हो सकती है। लेकिन विद खमैनी इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नॉट वो तो पॉसिबल। अपना जो बड़ी किताब में जो लिखा है कि भाई यहूद को ख़त्म करना है, तो वो तो छोड़ता नहीं है। अदरवाइज़ वही वाली हमने कई बार पहले भी बात की कि भाई इज़राइल से इनका पंगा क्या है? इट इज़ आइडियोलॉजिकल प्योरली। आइडियोलॉजी, या एंड बाय द वे दे थिंक द सेम अबाउट अस आल्सो, हाँ? हम लोग हमारे यहूद एंड घर में हनूद दोनों ही हैं। हमारे घर में बड़े लोग 5.82 होते उठा के हैं। देख लीजिए आप, कुरान 5.82 क्या कहती है? Jews and आइडोलेटर्स, मूर्ति पूजक, मुशरिकीन जिसको बोलते हैं मुशरिकीन, वो हुँ। अल्लाह के दुश्मन हैं। तो अल्लाह के दुश्मन के साथ आप क्या करेंगे? आपके भी दुश्मन हुए फिर तो वो, कि आप अल्लाह के बंदे हैं। तो इट इज़ प्योरली आइडियोलॉजिकल, श्योरली, फूलिश ऑफ कोर्स, इन मॉडर्न पार्लेंस इट वुड बी कॉल्ड फूलिश, बट इट इज़ देयर, यू कांट डिनाई इट। या सो दिस इज़ इट्स अ वेरी टची सिचुएशन कहीं न कहीं। अच्छा, जो पब्लिक है, वो पब्लिक इज़ नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द बड़ी किताब। वो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दे बिकम वेरी हॉस्टाइल टू द बड़ी किताब, यू नो दैट। दे आर मच मोर ओपन माइंडेड, दे आर ट्राइंग टू गो बैक टू देयर कल्चर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा एलीट कैप्चर है, वो बड़ी किताब वाला है। ओके, लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव सर। दिस इज़ लाइक वेस्ट बंगाल, ठीक है? हिंदूज़ हैं वहाँ पर डिसेंट पॉपुलेशन में, जो वो हैं, लेकिन जो एक माइ माइनॉरिटी बोल नहीं सकते, बट एक जो तबका है, जो बहुत लाउड है, लेकिन एक बड़ा एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, उसकी आवाज़ ज़्यादा निकलती है सर फ्रॉम द साइलेंट माइनॉरिटी, साइलेंट मेजॉरिटी। दिस इज़ द सेम सिचुएशन इन ईरान। देखिए सर, एट द एंड ऑफ इट, आप एक चीज़ तो आपको भी समझ में आएगा, मेरे को भी आएगा, सबको अपने बच्चों की खैर होती है। तो कैन अमेरिका इन्फ्लुएंस, अभी अमेरिका, मोसाद, सीआईए इन्फ्लुएंस एक और इस तरह का प्रोटेस्ट? क्योंकि सर ये प्रोटेस्ट कराना इज़ नॉट ईज़ी। आपको पूरा एक इकोसिस्टम बना के सब कुछ करना चाहिए। ऊपर से ईरानियंस ने अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो क्रैकडाउन मारा है अंदर,
एंड उनका आईआरजीसी का स्ट्रक्चर और ये सब चीजें बड़ी स्ट्रांग है, दे राइट डाउन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आरएसएस का और बीजेपी का बूथ लेवल पे कनेक्शन है, तभी वो वोटर्स को निकाल के ये सब काम करा सकते हैं। द सेम वे इन दिस थिंग, दैट इज एन आर्म्ड दिस थिंग। तो इनकी जो रीच है दैट इज रियली डाउन इनटू द पब्लिक एट लिटरली कॉलोनी लेवल्स। तो इनको पता है, जो इनके आईआरजीसी के इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उनको पता है कि भैया ये इस घर में ये है, इस घर में ये है, इस घर में ये है, इस घर में है, और इनकी सोच क्या है। सो इट्स नॉट दैट इजी टू ब्रेक दैट स्ट्रक्चर। आप उसको इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, आप उसको सब कुछ कर सकते हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। चाइना में भी स्पाइस होते हैं, दूसरे कंट्री के स्पाइस होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन निकलती है, बट दैट डजंट मीन दैट ब्रेक्स द इंटायर स्ट्रक्चर। सो एक बहुत डिफरेंट चीज है। आप उसको डैमेज कर सकते हो, बट ब्रेकिंग, वेल, टाइम विल टेल। राइट। अब ग्रीनलैंड का थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी जो वो बोल रहा है कि साहब की ग्रीनलैंड को जो भी फेवर करेगा मैं उसको सबको टैरिफ कर दूंगा, तो पूरी यूरोप को टैरिफ कर देगा क्या? पागल पागल कुछ भी कर सकता है। Yeah, well, एक किसी पे किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, ये कर देगा, बट आई रियली थिंक दिस इज अ प्लॉय टू फोर्स यूरोप टू टॉक टू रशिया सर। मेरे हिसाब से ये वही है, एंड वही होगा आगे जाके, वेयर यू सी 3-4 यूरोपियन लीडर्स जाके बोलना शुरू हो गए, नहीं यार हमको रशिया से बात करनी पड़ेगी, दिस कांट गो ऑन लाइक दिस, ये ऐसे नहीं चलेगा, अब ये बड़ा गलत गलत सिचुएशन है, ये है वो है। अब इन्होंने ट्रूप डिप्लॉयमेंट करी है, जर्मनी को देखो इतना बेवकूफ है, वो अमेरिका को ही फोन करते हैं, बोलते हैं भैया यार हमको ना वो मिसाइलें चाहिए, कौन सी एंटी टैंक मिसाइलें चाहिए, अच्छा जी किसके लिए चाहिए, वो यार वो ग्रीनलैंड में लगानी है आपके अगेंस्ट में। और मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। So they're sending them missiles. अमेरिका उनको एंटी टैंक मिसाइल दे रहा है, तो अगेंस्ट देम वो अपने ऊपर ही चलाने के लिए। इट्स क्वाइट स्टूपिड मेरे हिसाब से सर। दिस इज देखिए अमेरिका ऑलरेडी ओन्स ग्रीनलैंड, ठीक है? अमेरिका कैन सेट अप अ बेस एनी टाइम, कहीं पे भी जाकर के वो कुछ भी कर सकता है ग्रीनलैंड के अंदर, एंड देयर इज डेनमार्क है, डेनमार्क दा प्यो नहीं रोक पाएगा उसको, ठीक है? नोबडी कैन स्टॉप इट। बट कहीं न कहीं एक डिफायंस दिखानी है इनको अमेरिका को। अब देखिए 2-3 चीज़ हुई है डिफायंस के चक्कर में। कनाडा वाला मार्क कार्नी पहुँच गया है चाइना। चाइना। तो एक वो पहुँच गया उधर पे। उसके बाद आपके क्यूबा की जो वो शेफिया, उसका नंबर कब आएगा 51st स्टेट वाला? अब कभी भी हो सकता है सर। वो देखिए आज तो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, नहीं, नहीं, नथिंग रॉन्ग विद कनाडा गोइंग टू चाइना, एब्सोल्यूटली फाइन, एब्सोल्यूटली फाइन। अब वो कब पलटेगा? अभी तक किसी ने उसको बताया नहीं होगा, अंकल जी वो चाइना के साथ ये डील करके आया है। जय बार गुस्सा चढ़ेगा उसको, फिर ही स्टार्ट ऑफ विद समथिंग स्टूपिड। क्यूबा ने सॉरी मेक्सिको ने क्यूबा को तेल बेच दिया कि भैया तेरे को तेल चाहिए, फ्री में चाहिए, कोई बात नहीं मैं भेज, ये ले पकड़। दैट इज क्लियर डिफायंस। नो, आप सोचिए मेक्सिको का बॉर्डर लगता है सर अमेरिका के साथ, 2000 के करीब किलोमीटर का बॉर्डर है उसका। इट्स लाइक अ बांग्लादेश टू अस। इतनी डिफायंस कि आप जिस कंट्री को मतलब, और कोई रिएक्शन नहीं है अमेरिका में से। तो ये बड़ा एक क्रेजी सा सिनेरियो है। हर कोई मतलब एवरीबॉडी इज पोकिंग, इधर-उधर थोड़ी उंगली करते रहो, इसको थोड़ा तंग करते रहो, बट डोंट कन्फ्रंट हिम हेड ऑन बिकॉज़ नहीं ले पाएँगे हम लोग। अब वो अमेरिकन स्ट्रेंथ है सर अभी भी, जो भी कह लीजिए, दे आर स्टिल प्रीटी स्ट्रांग एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, अमेरिका विल नॉट रोल ओवर एंड डाई सर। ये आई थिंक आपकी मेरी डिस्कशन करीब 2 ढाई साल पहले हुई थी, और मैं तब से बोलता आ रहा हूँ, देखिए कोई भी सुपर पावर होता है, वो ऐसे ही मतलब चद्दर तान के नहीं सो जाएगा। ही विल वो तो फाइट। वो तो खुद के दैट विल नॉट हैपन ड्यू टू मिलिट्री कॉजेस, इट विल हैपन ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेस एंड ड्यू टू सोसाइटल कॉजेस, जो कि जो बाइडेन के टाइम में दे वर इन्फ्लिक्टिंग अपॉन देमसेल्व्स एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। अभी भी वही चल रहा है सर। इट्स जस्ट अमेरिका की तरफ से, ओह जी वी स्टॉप्ड एलजीबीटीक्यू घंटा। दैट इकोसिस्टम इज सो स्ट्रांग। मैं सबको यही चीज बोलता हूँ कि भाई साहब अगर वो ये सब कुछ वो कर रहा है, तो मुझे ये बताना जॉर्ज सोरोस को अभी तक उसने पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला है? सिंपल क्वेश्चन। हिलरी क्लिंटन अभी तक जेल में क्यों नहीं है? बराक हुसैन ओबामा अभी तक जेल में क्यों नहीं है? उसका जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन बोल्टन, वो अभी तक जेल में क्यों नहीं है? जितने लोगों ने रशा 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 करके सब कुछ करा, तुम्हारे पास 1 साल तक गवर्नमेंट है, तुमने अभी तक एक चार्ज नहीं लगाया किसी के ऊपर। सो हाँ, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ वेंथ ऐसी बड़ा बोल सकते हो कि भाई ओ आई विल ब्लडी स्क्रू देम, दे आर ब्लडी दिस, दे आर इडियट्स, दे वो सब बोल लो, बट
ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? आप कुछ नहीं कर पाए उनको। एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, देयर इज़ अ बिग रीज़न। अब भारत के में भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, हर चीज़ से हर समय पे पंगे लेने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे कैन डैमेज यू रियली बैडली। कोई सर अमेरिका का प्रोटेस्ट मैप देखिए आप, आपको दिखेगा कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर डेली बेसिस। कोई भी सरकार डरती है यार, ये साले कहाँ साले हर वीकेंड पे 5-10 लाख लोग खड़े हो जाते हैं सड़क के ऊपर। एनी गवर्नमेंट बडी गेट्स स्कैर्ड यार, ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग हियर? सो दे आर अब वो एक आइडियोलॉजिकल फाइट है व्हिच इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू फाइट लाइक दैट। बहुत टाइम लगता है इसको लड़ने के लिए। अब देख लीजिए आपके सामने लोग बोलते हो लर्न फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, टीच मी फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। टेल मी व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ डन दैट आई नीड टू लर्न प्लीज़। प्लीज़ टेल मी। नोबेल पीस प्राइज़? मडुरो को उठा लिया आपने, अच्छा चलो ठीक है, ये फैंटास्टिक। नोबेल पीस प्राइज तो छीन ली उसने बकायदे से। व्हाट अ जोक। आप बोलते देखो जी उसने मडुरो को उठा लिया, फैंटास्टिक उठा लिया, फिर क्या? फिर क्या? नहीं, इट्स द सेम थिंग। यू नो, दिस इज शो ऑफ फॉर्स, नथिंग एल्स। आपने कुछ नहीं करा उसके आगे। तो हाँ, ठीक है सर, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट बट इट्स गॉट नॉट गोना बी दैट ईज़ी फॉर अमेरिका। एंड इससे इंडिया को क्वाइटली बैठ के बहुत लेसन्स लेने चाहिए कि हाँ, ठीक है, यू हैव टू प्ले अ बैलेंस ऑफ हार्ड पॉलिटिक्स एंड सॉफ्ट पॉलिटिक्स। आप सारा टाइम हार्ड खेलोगे तो अब गड़बड़ मुझे होगी आप। आप ट्रम्प का रिएक्शन बताइए कि 27 जनवरी को इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। सर आप वो छोड़ दो। अभी आपको क्या लगता है इसकी वेपन कंपनीज़ को अकल नहीं आई है कि भई ये $45 बिलियन का इसने डील दे दी है यूरोप को? $45 बिलियन की डील है सर टोटल। $8 बिलियन सबमरीन्स का, उसके बाद ये हुँ, $36 बिलियन का ये। हुँ। These companies would have gone and said, हाँ, "भैंस की प्लस यू आर फॉरगेटिंग सैफरन $8 बिलियन सैफरन। ठीक है, what the hell have you done? भाई साहब, we've lost." तो कल शाम को F-35 वालों की तरफ से आ गया, "जी, जी, हम आपको सारी इंटीग्रेशन कर देंगे सर। आपके जितने सिस्टम में हम लगा देंगे सर, इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स भी कर देंगे सर, सब कुछ कर देंगे, आप F-35 ले लो।" अब F-35 तो ना तो आज ले कोई और ना कल ले। दैट दे हैव लॉस्ट आउट वेरी सर, बैडली। मैं आपके चैनल पे पहले भी बोल चुका और हूँ, वो एट द रिस्क। दे मस्ट रियलाइज कि जो ये नाटक करते हैं ना वो कि साहब कि हम जो है वो कोड्स भी रिटेन करेंगे, हम एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन भी रिटेन करेंगे, बदमाशी करेंगे, G404 नहीं देंगे, मत जो दी G404। नाउ यू लॉस्ट F-35 डील। G404 में आपने जो नाटक किया ये सब उसका परिणाम है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं, मैं तो बोलता हूँ अभी भी आपके चैनल में बोलता हूँ, 120 अगर आपको वो F-22s देता है, उठा लो। वो देगा नहीं। वो देगा नहीं, वो तो किसी को नहीं देगा। तो बस फिर, तो किसी को वो नहीं बोलता देगा। है बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम मी, यस सर, अरे प्लीज मुझे गिव मी नहीं चाहिए ना, सिंगल इंजन नहीं चाहिए तुम्हारा जंक F-20 F-35 F-22 डब्बा। is 2 engines, F-22 is 2 engines। नहीं, F-22 तो 2 इंजन है, मुझे F-35 नहीं चाहिए, F-35 सिंगल इंजन नहीं चाहिए। F-22 यस आई एग्री 2 इंजन है, स्टेल्थ है, इट इज़ अ टॉप नॉच, नो डाउट। F-35 इज़ अ जंक यार, हमारे लोगों ने पकड़ के खड़ा कर लिया त्रिवेंद्रम में, साला हिल नहीं पाया 33 दिन, 35 दिन। सो यही है सर, दिस इज़ द गेम। अब देख लीजिए, अब अभी जा रहे हैं जयशंकर साहब, मज़ा आएगा। जयशंकर साहब इज़ गोइंग फॉर दैट पैक्स सिलिका राइट नाउ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि चिंत को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय थैंक हिंद, यू जय सर। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।